तुर्की ने पूरी दुनिया भर से रिक्रूटमेंट रैली शुरू कर दी साहब। वहाँ पे उज़्बेक, वहाँ पे ताजिक, वहाँ पे तुर्कोमेन, वहाँ पे शिंजियांग प्रांत के उइगुर, अफगानिस्तान के लड़ाके और पाकिस्तान के बाशिंदे ला के ट्रेन कर रहे थे वो वहाँ पे, और यूक्रेनियन इंस्ट्रक्टर आके उनको ट्रेन कर रहे थे एफपीवी ड्रोन्स चलाने में और वो आर्टिलरी और टैंक चलाने में। आर्टिलरी और टैंक तक दे दिए तुर्की ने इन लोगों को, ठीक है साहब। और इसके चलते वो पूरे आसार दिख रहे थे सितंबर इस साल तक कि साहब बड़ा भारी हमला ये लोग करने वाले हैं। उन्होंने सीज फायर का पूरा फ़ायदा उठाया रीफिट, रीग्रुप करने के लिए, रीआर्म करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, और 4 साल में वो फिर हमले के लिए, बड़े हमले के लिए तैयार हो गए। ये रूस ने बहुत भारी गलती की थी ये इन सितु सीज फायर मांग कर, और इसका मैं आगे चलकर कुछ इम्प्लीकेशन भी रूस के लिए बताऊंगा। तो साहब ये जो फोर्स था, हमने देखा कि वहाँ पे हलचल शुरू हो गई। 18 नवंबर को ये जो शिन बेट, इजरायली इंटेलिजेंस का जो लीडर था, जो कमांडर था, वो जाके तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एमएनए, उसके कमांडर से जाके मिला और उन्होंने इसके बारे में बात की। 25 नवंबर को वहाँ पे जो यूरोप का सेक्रेटरी जनरल था वो जनाब आके तुर्की से मिले और उन्होंने तुर्की से बातचीत की। क्या बातचीत की इसके बारे में मैं आगे चलकर और खुलासे करूंगा। लेकिन उस वक्त नेतन्याहू साहब जो 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 अभी तक कमर तोड़ चुके थे हिजबुल्लाह की लेबनान में, बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फिर भी जो है हिजबुल्लाह हार नहीं मान रहा था, लड़े जा रहा था। ईरान उसको सप्लाई कर रहा था रॉकेट और मिसाइल, इराक के ज़रिए सीरिया से होते हुए लेबनान पहुंच रहे थे, जिनको वो तेल अवीव पे दाग रहा था, जिनको वो हाइफा पे दाग रहा था, और काफ़ी मतलब गदर वो कर रहा था ये दिखाने के लिए कि साहब आई एम डाउन बट आई एम नॉट आउट। और उसकी हिजबुल्लाह की फ़ौज सदर्न लेबनान में भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ी। तो इज़राइल परेशान हो गया और इज़राइल ने समझ लिया कि जब तक हम जो है ये जो सप्लाई रूट जो ईरान का आ रहा है वाया सीरिया, इसको नहीं कट करते तब तक इस पे काबू पाना हिजबुल्लाह पे मुश्किल है। तो फटाक से साहब उन्होंने सीज फायर कर दिया। कहाँ पे? लेबनान में। और दुनिया ने राहत की सांस ली, थैंक गॉड ये लड़ाई ख़त्म हुई है। आप जानते हैं चाचा बाइडन महीनों से ट्राई कर रहे थे कि सीज़ फायर हो मिडल ईस्ट में, सीज़ फायर हो मिडल ईस्ट में, लेकिन नेतन्याहू साहब नहीं मान रहे थे, क्योंकि नेचुरली उनकी लोगों की सिक्योरिटी, हिफाजत का सवाल था। कोई 70,000 इजरायलियों को बेचारे नॉर्दर्न इजराइल छोड़कर भागना पड़ा है रेफ्यूजी बनकर, क्योंकि वहाँ से उन पे हिजबुल्लाह लगातार फायरिंग कर रहा था। तो अगर वो पॉपुलेशन को वापस अपने घरों पहुँचाना था तो उनको ज़रूरी था कि वो हिजबुल्लाह को ख़त्म करते, हिजबुल्लाह को धकेलते अपने बॉर्डर से। तो उन्होंने साहब बाइडन साहब की एक नहीं सुनी, वो हाथ धोकर हिजबुल्लाह पे चढ़ गए। आप सब जानते हैं उनकी टॉप लीडरशिप का कैसे सफाया किया उन्होंने। नासरुल्लाह को मारा, उसके अगले 3 कमांडर जो थे रिप्लेसमेंट वो मार दिए, 60 टॉप कमांडर मार दिए, पेजर से, वॉकी टॉकियों से 3,000 और घायल किए, और फिर बॉम्बिंग करी ज़बरदस्त। इनके जो रॉकेट के भंडार, मिसाइल के भंडार सब बर्बाद कर दिए, तकरीबन 50-60% ख़त्म कर दिए, और भौचक्का रह गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को बचाने के लिए आप जानते हैं कि ईरान ने पहले मिसाइल अटैक किया था, उस पर इजराइल ने पलटवार किया, और ये सब चल रहा था। सडनली उन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया इजराइल ने। तो दुनिया हैरान थी कि ये चलो, लेकिन फिर भी दुनिया ने चैन की सांस ली, बट इट वाज अ बड़ी शॉर्ट लिव्ड चैन की सांस। 2 दिन के अंदर साहब सीरिया में गदर शुरू हो गया, बम फट गया, जैसे आप समझ लीजिए कि जो HTS थी, ये जो अलकायदा और ISIS की जो रेमिनेंट्स थे, जिनको कि ट्रेन किया था तुर्की ने, नई जान फूकी थी, रीआर्म किया था, री इक्विप किया था, ट्रेन किया था, और ये जो है ये चढ़ बैठी अलेप्पो के शहर के ऊपर इदलिब से। मैंने बताया वहाँ से 25 डिवीज़न
सीरिया ने हटा दी थी, टाइगर फोर्स डिवीज़न 5 कोर हटा दिया था, पूरा रास्ता खोल दिया था। क्यों समझ नहीं आती, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फैथम कि ये अक्लमंदी क्या थी इसके अंदर। और साहब वो यूक्रेन से इंस्ट्रक्टर आए हुए थे, उन्होंने इनको चलाना सिखाया था FPV ड्रोन्स, और ड्रोन से उन्होंने बड़ा भारी नुकसान किया है सीरिया के टैंकों पर, सीरिया की डिफेंसिव पोजीशंस पर। और ऐसा झटके में, एक झटके में वो कोई 2-3 दिन के अंदर उन्होंने पूरे अलेप्पो पे फतह कर दिया। फिर साहब वो रुके नहीं, सांस नहीं ली, वो होम्स पे चढ़ गए और 3-4 दिन में होम्स पे भी फतह हो गई। उसके बाद सांस नहीं ली साहब और वो सीधा दमास्कस पहुंच गए। एक हफ्ते में सब खेल खत्म। रूस ने बड़ी कोशिश करी, इनके ऊपर बमबारी करी, भीषण ये जो थे ग्रुप अलेप्पो इदलिस के ऊपर बमबारी करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा साहब। ये हुआ कैसे कि सीरिया की जो आर्मी थी वो ऐसे कैसे पिघल गई जैसे धूप में बर्फ, गायब कहां हुई, हुआ क्या? देखिए साहब, ये कहानी थोड़ी पुरानी हो गई है मिडिल ईस्ट में। गद्दारी, शरेआम गद्दारी। जैसे मैंने बताया 2003 में जब अमेरिकी फौजें इराक में बगदाद की तरफ बढ़ रही थी, तो बगदाद के चारों तरफ एक रिंग बना रखा था रिपब्लिकन गार्ड्स डिवीजन ने, जो कि सद्दाम हुसैन की सबसे बेस्ट फौजें मानी जाती थी। ठीक है साहब, और सबको अंदेशा था कि ये साहब लड़ाकी फौज है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड है, तो ये तो महीने 1.5-2 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे कम से कम। काफ़ी मतलब अमेरिकन को जिद्दोजहद करनी पड़ेगी यहाँ फतह पाने के लिए। लेकिन हमें पता चला कि साहब जैसे कि वो पिघल गई, वो भी रेत में बर्फ जैसे गायब हो गए, और अमेरिकन फौज सीधी बगदाद पहुंच गई और बड़ा जश्न मनाया कि साहब वहाँ पे स्टैचू गिरा दिया सद्दाम हुसैन का। ये स्टैचू गिराने, ये एक बड़ी नई टेक्निक आ गई है कि जहाँ इस्लामियों को लाओ वहाँ पे स्टैचू गिराने शुरू करो। जैसे बंगबंधु का स्टैचू भी गिरा दिया है अब, और सद्दाम हुसैन या असाद के बेटे का स्टैचू गिराया है, उसके फादर के स्टैचू तोड़ दें। ये एक नया एक ड्रामा है जो शुरू हो गया है। तो दुनिया हैरान हुई कि ये हुआ कैसे। बाद में पता चला कि जो CIA थी, जो भी रिपब्लिकन गार्ड्स डिवीजन के कोर कमांडर, डिविजनल कमांडर, सीनियर अफसर थे, सबको घूस खिलाई, ब्राइब खिलाई कि ये पैसे लो और ज़रा अपने डिफेंस छोड़ के गायब हो जाओ। जब हम सत्ता में आ जाएंगे, वहाँ पे नई सत्ता बनेगी, हम तुमको बहुत अच्छी नौकरियाँ देंगे। तो देखिए साहब, ये चंद कांस के टुकड़ों के लिए इन लोगों ने अपने देश के साथ भारी विश्वासघात किया, मतलब ट्रेचरी करी अपने देश के साथ। और उसके बाद अमेरिकन ने जब बोला कि साहब हमको लीजिए नई सरकार में, उन्होंने बोला तुम जैसे गद्दारों को कौन सरकार में लेगा। उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, दफा हो, रोटी पानी के लाले पड़ गए इनको। और तब से ये लोग साहब बहुत ही ये इनको बड़ी ग्लानि थी, टीस थी कि अमेरिकन ने हमारा ऐसा बेवकूफ़ बनाया, हमारे देश से हमको गद्दार हम लोग बन गए, अपने देश से गद्दारी करवाई। तो साहब ये निकल के बाद में ISIS बन गए थे, जो कि पहले इराक के कुछ हिस्सों पे कब्जा किया, फिर राका सीरिया में घुसकर एक इस्लामिक खालीफेट ISIS की बना दी, पूरी दुनिया में रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया और सर रेतने शुरू कर दिए, गर्दन रेतनी शुरू कर दी इनोसेंट लोगों की, कुर्दों की तो खासतर बहुत बुरा हाल किया, उनके औरतों बच्चों का जो उनके साथ हैवानियत करी है वो शायद ही दुनिया रीसेंट हिस्ट्री में देखी गई। तो बहरहाल सीरिया की फ़ौज का भी यही हाल हुआ, उनको CIA ने, मोसाद ने ब्राइब खिलाई, पैसे खिलाए और वो बिल्कुल मेल्ट अवे हो गए हैं। हम जो मिलिट्री एनालिस्ट थे देख रहे थे कि साहब सीरिया की ये डिवीज़न, वो डिवीज़न, 44th आर्मर डिवीज़न वगैरह है, अच्छी पुरानी तगड़ी फ़ौजें हैं, ये तो ये लड़ तो सकेंगी साहब, इतनी आसानी से तो कब्जा नहीं होगा सीरिया के ऊपर। लेकिन सब पिघल के गायब हो गए साहब, क्योंकि सब ने घूस खाई थी अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए। और वहाँ पे ये 25,000 की फ़ौज लेके, जिसमें कि पाकिस्तानी, अफ़गानी, ताजिक, तुर्कोमेन, उइगुर, ये सारे के सारे ये सर्कस जो था ये ISIS अलकायदा का, ये यहाँ पे ट्रेन कर दिया था तुर्की ने।
तो पहले तो तुर्की ने बोला साहब हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे क्यों ऐसा बोला साहब? क्योंकि वो दुनिया भर में वो खलीफा बनना चाहता है इस्लामी मुल्कों का, और वो कह रहा था कि साहब हम तो फ़लस्तीन की सपोर्ट में हैं, हम इज़राइल की ऐसी तैसी कर देंगे वगैरह वगैरह। ऐसी तैसी तो खैर साहब छोड़िए, उसने भी विश्वासघात किया मुसलमानों के साथ, अरबों के साथ और पैलेस्टीनियंस के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। और जो लड़ रहे थे हिजबुल्लाह के लोग इज़राइल के बरखिलाफ, उनको पीछे से उनकी पीठ में छुरा घोंपा, सीरिया को ख़त्म कर दिया, वो जो रास्ता था ईरान का वो कट करा दिया। लेकिन और भी बहुत सारी मोटिवेशन थी साहब। ये क्या वजूहात क्या है? ये जो सडन जो हथकंडा किया CIA ने, मोसाद ने, तुर्की ने मिलकर सीरिया में जो कायापलट किया, ये किस लिए किया?